हेलो दोस्तों। मैंने आपको जैसा कि बोला था कि भाई आपका जो है मैथ्स में ये फॉर्मूला रिवीजन की अपनी क्लास रहेगी। ठीक है, जो भी आपके मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं जो आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उन सभी का जो है रिवीजन अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट क्लास ये आपकी साबित रहेगी। सबसे पहले मेंसुरेशन के जो भी आपके क्षेत्रमिति के जो भी आपके फॉर्मूले हैं उनको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देख लीजिएगा आप यहाँ से। सबसे पहले बात की जा रही है आयत की। राइट एंगल क्या होता है? अब जैसे राइट एंगल में लंबाई को अपन ए मान ले, चौड़ाई को बी मान ले, तो इसका जो परिमाप है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। बात करें आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब आयत का विकर्ण, ये इंपॉर्टेंट है। तो आयत का जो विकर्ण है वो होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्योंकि आप विकर्ण कैसे निकालोगे, इसका विकर्ण आप कैसे निकालोगे, तो ये आपके लिए एक जो है कर्ण का काम करेगी। ये आधार बन जाएगी, ये लंब बन जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, आपका आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वैसे याद नहीं होता है। तो बात करें सर्किल की, वर्ग जो होता है, प्रत्येक वर्ग की भुजा को अपन ए मान लें, तो आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, याद रखना है। और वर्ग का विकर्ण, यहाँ से क्वेश्चन कई बार वो डाल देता है। वर्ग का विकर्ण है, जल्दी हल करने का तरीका है √2 गुणा भुजा। √2 को आप भुजा से गुणा कर देंगे तो आपका वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। जैसे मान लो किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण आप सीधा बता सकते हो कि 10√2 होगा। विकर्ण कितना होगा? 10√2 होगा, याद रखना है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज। देखो मैं आपको बता दूं जो आपके मैथ्स है ना, ये आपके कॉन्सेप्चुअल जो मैथ है वो आएगी, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो ऐसे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज क्या होता है भाई? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपकी समानांतर होंगी। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है 2 गुणा a प्लस बी, वही ए और बी आपकी लंबाई चौड़ाई है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, याद रखना है। सम चतुर्भुज, देखो सम चतुर्भुज में है चारों भुजाएं समान होती है। सम चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं दोस्तों वो आपकी सेम होती हैं। और सम चतुर्भुज का जो परिमाप, अब चारों सेम होगी तो 4 गुणा भुजा सेम होता है। जो वर्ग का परिमाप होता है वही आपका सम चतुर्भुज का परिमाप भी होता है। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, मतलब पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, या विकर्णों का जो गुणनफल है, दोनों को विकर्णों को गुणा कर दो, 1/2 से गुणा कर दो, आपका जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला समलम चतुर्भुज आ जाए तो देखो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है आपका 1/2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। फिर बात करें चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। जैसे ये जो विकर्ण है, एसी विकर्ण है, इस पे H1 आपका लंब डाला गया है, H2 लंब डाले गए हैं, तो इन पे डाले गए लंबों का योग H1 प्लस H2 हो गया, और AC हो गया आपका विकर्ण। ठीक है, अब त्रिभुज की बात करें, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे तो सबसे पहले तो आप एक जैसे जैसे आपका जो समकोण त्रिभुज है उसमें तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन जहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगे तो आपको हीरोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हीरो का सूत्र, जो कि आपका S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। जहाँ S आपका अर्ध परिमाप होता है, भाई तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दो तो वो आपका S होता है। S का मान अपन निकालते हैं, S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इससे S का मान निकाल लो और फिर जो है इसमें सारे में मान रखो, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। समकोण त्रिभुज का बता दिया है मैंने। इसके बाद में बात करें अपन तो समबाहु त्रिभुज इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं सीधा बता देता हूँ दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सीधा याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ज्यादा डीप आप पढ़ना चाहते हो, जैसे समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा, √3 गुणा भुजा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल है वो आपका होता है 1/2 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा कौन सी? समान भुजा। कौन सी? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो कैसा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो। ठीक है, अब जैसे षटभुज का परिमाप तो 6 गुणा भुजा होता है, सीधे आपको याद होना चाहिए। जैसे आपका कोई भी बहुभुज है दोस्तों, ये फॉर्मूले जो है आपको इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। जो बहुभुज है ना, इसमें 2-3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। क्या कि एक तो बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का मान 180 होता है। बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का जो मान है ना, अंतः कोण, इनका मान जो है वो 180 होता है। इसके अलावा बात करें तो बहुभुज के सभी जो अंतः कोणों का योग है, अंतः कोणों का जो योग है उसका फॉर्मूला याद रखना है 2n-4 समकोण, 2n-4 गुणा 90।
n यहाँ पर है भुजाओं की संख्या। तो ये सीधे सूत्र आपको याद होने चाहिए, पहले से मैथ पढ़ी हुई है तो, ठीक है। इसके बाद बात करें तो बहुभुज, देखो 3 भुजाएं होंगी तो त्रिभुज होगा, 4 होंगी तो चतुर्भुज, 5 होंगी तो पंचभुज हो जाएगा, ठीक है। समचतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग मैंने बता दिया। 2 इंटू भुजाओं की संख्या, ये वही बात है, देखो 2n-2 इंटू n-2 वही हो गया, ठीक है। अगला है समचतुर्भुज का प्रत्येक बाह्य कोण 180 माइनस अंतःकोण, कहने का मतलब अंतःकोण का बाह्य कोण का जो योग है वो आपका 180 होता है। अगर आपसे जैसे मान लो भुजाओं की संख्या पूछ ले, समचतुर्भुज में भुजाओं की संख्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, भुजाओं की संख्या आपसे पूछेगा ना, भुजाओं की संख्या, तो 360 में जो है आप बाह्य कोण का भाग दे देंगे, प्रत्येक जो बाह्य कोण है उसका भाग आप दे दोगे 360 में, तो भुजाओं की संख्या आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करें तो बहुभुज के बाद में जैसे चक्रीय चतुर्भुज है उसका आप इससे निकाल सकते हो। इसके अलावा जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में आता है कि किसी आयत की एक भुजा x% बढ़ा दें और दूसरी भुजा y% कम कर दे, तो परिणामी जो आपका आयत होगा उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। अगला, यदि आयत की, ये आपका लंबाई चौड़ाई से संबंधित हो गया, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि आयत की लंबाई बढ़ा दी जाए, मतलब ये दूसरा फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो, अभी मैं क्वेश्चंस के माध्यम से सारा आपको क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, तो जो आपके इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन सीधे, जैसे वृत्त से संबंधित। अब सर्किल जो आपका है ना वृत्त, तो सबसे पहले बात करें तो जैसे वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, तो व्यास जो होता है वृत्त का व्यास वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो डी बराबर हो जाता है 2r, डी बराबर क्या हो जाता है 2r। भाई जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना हो जाता है, ये भी आर है ये भी आर है, तो त्रिज्या का दुगुना हो जाता है आपका व्यास, याद रखना है। वर्त की परिधि का सूत्र सीधा याद रखना 2πr होता है। वर्त का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो आपका होता है πr², क्या होता है πr² जो है ना वो आपके वर्त का क्षेत्रफल होता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें अर्धवर्त की, भाई अर्धवर्त का क्षेत्रफल तो आप जैसे मान लो पूरे वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो आधे का तो आप ऐसे निकाल लोगे, अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो गया πr²/2। लेकिन अर्धवर्त का जो परिमाप होता है, देखो दे भी रखा है यहाँ, अर्धवर्त का परिमाप कैसे निकालेंगे। अब देखो वर्त की पूरी परिधि कितनी होती है, पूरी परिधि लेते तो 2πr, आधी ली है तो आधी, भाई पूरी 2πr होती है तो आधी कितनी हो गई πr, और ये वाली देखो यहाँ से यहाँ तक आर है, ये भी आर है, तो 2r ये हो गई, तो πr प्लस 2r हो जाती है, याद रखना πr प्लस 2r हो जाती है अर्धवर्त की परिधि, ये आपको याद रखना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का परिमाप आपसे पूछ ले, या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसे θ/360 इंटू πr² होता है। इसके बाद बात करें तो आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है, तो अब वृत्तखंड में भी लघु वृत्तखंड का आपसे पूछे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये थोड़ा बड़ी एग्जाम्स के लिए हो जाता है, तो जिनको पता है ये वाले फैक्ट्स तो उनको जो है आसानी से समझ में आएगा, बाकी को समझ नहीं आ रहा होगा। इसके बाद देखो जो आपके घन घनाभ से संबंधित ये फॉर्मूले हैं उन पे मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। ये तो आपके सर्किल के हो गए, अब देखो घनाभ के लिए थोड़ी सी यहाँ से समझने की कोशिश करना। अब जैसे जो घनाभ है ना दोस्तों, घनाभ में आपके होते हैं 6 फलक, ठीक है। एक डिब्बा जो है ना वो घनाभ के आकार का, एक पुस्तक है वो घनाभ के आकार की, ऐसा होता है आपका घनाभ, ठीक है। अब बात करें तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है उसमें आपको याद रखना है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये सुविधा सूत्र याद करके जाना, क्योंकि ये 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जहां से आपके सीधे पूछ सकता है। अब घनाभ में देखो कुल पृष्ठ 6 होती हैं, कुल जो कोने हैं शीर्ष जो हैं वो 8 होते हैं, कुल कोर आपकी 12 होती हैं। घनाभ की लंबाई l मान ले, चौड़ाई b मान ले, h ऊंचाई हो, तो घनाभ का क्षेत्रफल ये हो गया 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL, बता दिया है मैंने। घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ का विकर्ण जो है वो आप ऐसे निकाल सकते हो, रूट में L² प्लस B² प्लस H²। इस फॉर्मूले से आप किसी भी घनाभ का जो है विकर्ण निकाल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं घन की। अब देखो घन में जो है ना 6 भुजाएं होती है, 6 फलक होते हैं। अब सारे फलक कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, ऐसे समझो इसको, वर्गाकार होते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजाई स्क्वायर, अब 6 होते हैं तो इसमें 6 हो जाएंगी, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजाई स्क्वायर। कितना होता है, 6 गुणा भुजाई स्क्वायर। जैसे मान लो भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो घन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 6 गुणा 10 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 10 का स्क्वायर होता है 100, तो हो गया 600। कितना हो गया
600। बात करें घन का जो आयतन है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है दोस्तों? भुजा क्यूब। घन का आयतन सीधा याद करके जाना, भुजा क्यूब होता है। जैसे वही भुजा 10 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना हो जाएगा? 10 की घात 3 लगा दो, मान निकालोगे 1000 आ जाएगा। ठीक है। और घन का विकर्ण, घन का विकर्ण निकालते हैं √3 गुना भुजा। घन का जो विकर्ण है वो होता है √3 गुना भुजा। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर वाले, 10 सेंटीमीटर वाले घन का विकर्ण कितना होगा, घन का विकर्ण कितना होगा ये आपको बताना है। तो 10 सेंटीमीटर वाला जो घन है ना, तो बस √3 से गुणा कर दो, 10√3 इसका विकर्ण हो जाएगा सीधा सीधा। ऐसे विकर्ण पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे आ जाओ। बात कर रहे हैं बेलन की। अब देखो ये आपको बेलन दिख रहा है। अब इस बेलन में देखो एक वर्त तो यहाँ लगा हुआ है, एक वर्त तो यहाँ, और एक जो सर्किल है वो आपका यहाँ लगा हुआ है। 2 वर्त लगे हुए हैं। अब इस वर्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसका भी कितना होगा? πr²। ये बीच वाले को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। वक्र जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ना, वो होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh। अब पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr², इस πr² को और 2πrh को, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो πr² और πr² तो हो गया 2πr²। तो 2πr² प्लस ये हो गया आपका 2πrh, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब जो है इन दोनों में कॉमन क्या रहा है आपका? तो 2πr कॉमन आ जाता है और r प्लस एच, ये फॉर्मूला बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय। अब संपूर्ण आप चाहे से वैसे याद करो, या मैंने बनाना बता दिया कैसे बनाना है। तो 2πr इंटू r प्लस एच, 2πr इंटू r प्लस एच, सीधा याद रखना। बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। ठीक है, खोखला बेलन आपसे कोई पूछेगा नहीं। इसके बाद आ जाओ शंकु। अब देखो शंकु में जो है ना, शंकु में ये तो इसकी सीधी ऊंचाई है। जैसे ये शंकु आपने देखा होगा, यहाँ वही वर्त लगा हुआ है, ये इसकी सीधी ऊंचाई है, इसको h से डिनोट करेंगे। ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये इसकी रेडियस हो गई r। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो कर्ण ही बन गया। तो l² बराबर हो गया h² प्लस r²। सही बात है भाई, कर्ण² बराबर आधार² प्लस लंबी² हो गया। l बराबर निकालोगे तो रूट में h² प्लस r², इससे तो l का मान निकलता है। और अब जो है बात करें कि शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का जो आपका आयतन होता है वो आपका होता है 1/3 πr²h। क्या होता है? 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले आपसे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो πrl। क्या होता है? πrl। ये सीधे फॉर्मूले आपके काम आएंगे। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल तो आधार वृत्त के समान है, तो πr² हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो πr² को और πrl को जोड़ देना। भाई वक्र पृष्ठ तो πrl था और जो आधार था वो वृत्त के समान था, तो πr² को जोड़ दो। πr कॉमन आया तो यहाँ तो बच गया l प्लस r, πr कॉमन l प्लस r, ये लो ये बन गया आपके सामने। ठीक है, वैसे समझते हुए बनाना है सारे। इसके बाद बात करें शंकु का चिन्ह, कोई नहीं पूछेगा। गोला, जैसे मान लो गोले की त्रिज्या r है, ये गोला है, इसकी त्रिज्या r है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोले का होता है ना, वो होता है आपका 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। और गोले का आयतन जो होता है दोस्तों, आयतन वो होता है 4/3 πr³। अब अर्धवर्त पूछे, अर्धगोला पूछे तो ध्यान रखना, अब आपको जो है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको 2πr² बता देना है। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 3πr² होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² न होकर के 3πr² होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अर्धगोले का आयतन पूछे 2/3 πr³ होता है, तो ये गोले से संबंधित हो गई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको, जैसे मैं आपको अलग से समझाना चाहूँ तो देखिएगा, आगे मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक सेकंड आप वेट करें, आप देख सकते हो ना किसमें कितनी आकृति है। एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम से जो है ना आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पूरी पीडीएफ में डलवा दूंगा वहाँ पे। अब यहाँ से सुनो, कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो आपके काम आएंगी। जैसे अब कुछ फॉर्मूले आपके नंबर सिस्टम में भी काम आ सकते हैं, तो नंबर सिस्टम के भी फॉर्मूले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जैसे सीधा जाए 1 + 2 + 3 ऐसे n तक जोड़े तो कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे 1 + 2 + 3 ऐसे मैं 10 तक जोड़ दूँ तो कितना आएगा बताओ बिना, तो इसको हल करना है। n का मान हो गया 10,
तो 10 गुणा 1 बढ़ा दो, 10 से 10 और 1 11 बटे 2, 2 से काटो देखो 5 बार कटा, 5 को 11 से गुणा कर दो 55 आ गया सीधा। अगर आपके पास ऐसा आ जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे आगे चलता रहे प्लस आ जाए n का स्क्वायर, तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 बटे 6। इस फॉर्मूले में मान रख देना आप, आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगर क्यूब आपके पास हो 1 का क्यूब है 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, ऐसे आ जाए n का क्यूब, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 आपने किया था, इस पूरे का स्क्वायर कर देना। इस पूरे का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं। इसके अलावा जैसे आपने जो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपने छोटी क्लासेज में पढ़े होंगे ना, वो वाले मैं एक बार जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो एक बार आप वेट कीजिए। देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले है ना, वो मैं और थोड़ा सा आपके जहन में डाल देता हूँ, ताकि आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना यहाँ से आप कर पाओगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से कर लोगे। देखो इसके बाद में अपन बात करें तो 2-3 फॉर्मूले जो आपके और काम आने वाले हैं, जैसे एक एक प्रश्नावली को लेके मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। जैसे लैसे मैसे वाली जो प्रश्नावली है दोस्तों, कौन सी, आपकी लैसे और मैसे। अब वहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, याद रखना इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लैसे गुणा मैसे। बराबर क्या होता है दोस्तों, लैसे गुणा मैसे। अब इसमें से आपको क्या करेगा, वो कोई से भी 3 के मान दे देगा, चौथा मान पूछ लेगा, मान रख देना, आ जाएगा। बात कर अनुपात समानुपात में से। अनुपात समानुपात में कल भी मैंने बताया था, जैसे आपके पास ऐसा हो 3 अनुपात 10 है, समानुपात है 5 है, अनुपात x है, तो बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है ना, बाह्य पदों का बाहर वालों को गुणा कर दो। बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो आपका बराबर होता है दोस्तों किसके, आंतरिक पदों के गुणनफल के। किसके, आंतरिक पदों के गुणनफल के। कहने का मतलब 3 को x से गुणा कर दो, 10 को 5 से गुणा कर दो, ऐसे आप x का मान निकाल सकते हो। लैसे मैसे का आपका ये हो ही गया। इसके अलावा बात करें नंबर्स में भी आपको पता होना चाहिए कौन सी नंबर कैसी होती है, या देखने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपकी जो है सबसे पहले नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृत संख्या जो है वो किसको बोला, छोटे क्वेश्चनों में फंसाएगा आपको। प्राकृत संख्या दोस्तों 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 अनंत तक चलेंगी, ये आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद में बात करूं मैं तो एक पूर्ण संख्या आएंगी। पूर्ण संख्या ध्यान रखना, बस पूर्ण संख्याओं में ना आपका जीरो सम्मिलित होता है, जीरो से स्टार्ट हो जाती है। ये जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अनंत तक। तो जीरो से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या और 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या। इसके बाद बात करें पूर्णांक, इंटीजर किसको बोलते हैं, तो पूर्णांक बोलते हैं दोस्तों इसमें माइनस वाले भी आएंगे और प्लस के भी आएंगे। जैसे -3 है, -2 है, -1 0 1 2 3, मतलब सारे जो है ना प्लस के जीरो माइनस सारे के सारे आपके होते हैं पूर्णांकों में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक होती है परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं, परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हो, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हो ना, उसको बोला जाता है परिमेय संख्या। उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, परिमेय संख्या बोला जाता है। तो ये संख्याओं से संबंधित हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो ऐसे सारे फॉर्मूले जो है ना वो आपको रिवाइज करके जाने। इसके अलावा जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। a² + 2ab + b² होता है। a-b का तो माइनस लगा हो तो यहाँ माइनस लगा देना। इसके अलावा a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b होता है। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको रिवाइज करने की कोशिश की है। एक बार देख जाना, आप 1-2 बार सेशन को देख लेना, याद हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे और चलो मैं साथ में थोड़ी बहुत और करवा देता हूँ आपके लिए, स्पेस की तो हालांकि कमी रहेगी, चलो करवाता हूँ। यहाँ देखिएगा, जैसे मान लो कोई भी आपका कोण जो है, कोई भी आपका कोण अगर आपका डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री से आपको चेंज करना है रेडियन में। किस में चेंज करना है, डिग्री से रेडियन में। तो आप क्या करोगे, π/180 से गुणा करना है। जैसे 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करो तो 60 गुणा π/180 कर दो। 60 से कट गया 3 बार तो इसको π/3 लिख सकते हैं। 60 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, π/3। वापस अगर जैसे मान लो रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, रेडियन को किस में चेंज करना हो, डिग्री में चेंज करना हो ना, तो आप 180/π से गुणा कर दो। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत आपको जो है एक एक क्वेश्चन आपका सही करवाएंगे ना। बाकी बहुभुज वाले ये देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। इसमें जो है ना थोड़ा सा डीप लेवल के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
बाकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। लगभग जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने बताने की कोशिश की है, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो एक सेशन में और ले आऊँगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सेशन को एक दो बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा आराम से ना। अब जिनको पहले से पढ़ा हुआ है ना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे कि मैं इसी के द्वारा फॉर्मूले याद कर लूँ तो वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इस क्लास वो क्लास ये जो क्लास है उन्हीं को समझ आ रही होगी जिनको पहले से फॉर्मूले आपको याद होंगे। बाकी बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे बात करूँ मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, आपके ईवीएस है, सभी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा रखे हैं, तो एक बार वो भी आप जाके देख लें। बाकी अगर और कोई आपको किसी सब्जेक्ट में समस्या हो तो कमेंट कर दें, उसके वीडियोज भी जो है आपको मिल जाएंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और 24 तारीख को जो है 24 अगस्त को पहला पेपर हो जाएगा, वहाँ से भी जो है यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। धन्यवाद।